नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेमेल शादी। किरण एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वह एक प्यारी सी दुल्हन बनी हुई हॉल में बैठी हुई थी और दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी कि कब दूल्हा आएगा और वह उसका दीदार करेगी। लेकिन अचानक से चारों तरफ हल्ला गुल्ला होने लगा और सभी बोलने लगे, अरे यह कैसी दुल्हन है, यह तो मनहूस दुल्हन है। सभी लोग मुझे बुरा भला बोल रहे थे क्योंकि वह लड़का शादी वाले दिन भाग गया था और इसका जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे। मेरे घर वाले भी मुझे ही बुरा भला बोल रहे थे और मेरे अपने भी मुझे ही कोस रहे थे कि तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी कहने लगा, अरे कैसी बातें कर रहे हो, इसमें इसकी भला क्या गलती है। और उसने मेरे माता पिता के सामने शादी का ऑफर रख दिया और मेरे माँ बाप ने भी खुश होकर उसके साथ मेरी शादी कर दी बिना किसी जांच पड़ताल के और मुझे उस आदमी के साथ विदा कर दिया गया। वह लड़का एकदम काला था और उसका कद भी बहुत छोटा था। वह एक टैक्सी चलाकर अपना जीवन बिता रहा था। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए थे कि तभी वह मेरे पास आया और मेरे पास आकर कहने लगा, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। जब मैं दुल्हन बनी हुई रूम में बैठी हुई थी, सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। कोई कह रहा था कि कितनी सुंदर दुल्हन है, कोई कह रहा था हमारी तो किस्मत ही खुल गई है कि ऐसी लड़की हमारे घर की बहू बनी है। और मेरे माता पिता भी बहुत खुश थे, कह रहे थे कि आज तो तुम्हारा रूप रंग और भी ज़्यादा निखर रहा है। मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। जो भी देखता और कहता कि तुम्हारे पति को तुमसे बहुत प्यार होगा। तुम्हारी मेहंदी को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज तो तुम्हारा पति तुम्हें देखकर घायल ही हो जाएगा। मैं सभी की बातें सुनकर शर्मा रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। दिल में कुछ अलग ही फीलिंग्स हो रही थी। मैं अभी तक सिर्फ उसकी फोटो ही देखी थी और उसे फोटो को देखकर ही उसके ऊपर फिदा हो गई थी। वह बहुत ही सुंदर और हैंडसम लग रहा था। मैंने पिछले 6 महीने में इतने सपने सजा लिए थे कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती थी तो मेरी आंखों के सामने उसकी सूरत आ जाती थी। इन 6 महीनों में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी और आज तो बस दुल्हन बनी हुई बैठी उसी का इंतजार कर रही थी कि कब आए और मैं उनका दीदार करूं। मैं उन्हीं के इंतजार में बैठी हुई थी, लेकिन मेरे होश उस समय उड़ने शुरू हो गए जब समय बीत रहा था और टाइम भी निकलता जा रहा था, लेकिन अभी तक बारात नहीं आई थी। फिर तो मुझे घबराहट होने लगी थी। मेरे पापा बार बार बाहर जाकर देखते और मम्मी भी बार बार मेरी सास को फ़ोन कर रही थी कि आखिर बारात अभी तक क्यों नहीं आई, यही पूछने के लिए। लेकिन उनके घर पर कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। अब तो मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी कि आखिर उनके घर में फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है कोई। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मेरे पापा ने उनके घर मेरे भाई को भेज दिया, यह पता करने के लिए कि आखिर बारात अभी तक क्यों नहीं आई है, क्या कोई परेशानी वाली बात है। यह तो वहीं जाकर पता चलेगा। लेकिन जब वहां जाकर पता चला कि जिस वजह से बारात नहीं आई थी, उसे तो जैसे मेरी जान ही निकाल कर रख दी थी। क्योंकि वहां जाकर मेरे भाई ने फ़ोन किया और बताया कि दूल्हा तो घर पर ही नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग गया है। घर के सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वह सुबह से ही घर में नहीं है। उनके सभी घर वाले यह कह रहे थे कि उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। तो फिर मेरा भाई कहने लगा, आखिर शादी के मौके पर वह कहाँ जा सकता है। तो उनके पिताजी बोले, अगर हमें पता होता तो फिर बात ही क्या थी, हम नहीं जानते वह कहाँ गया है। हम उसी के इंतजार में अभी तक बैठे हुए हैं, वरना पता नहीं कब के बारात लेकर भी आ गए होते। हम तो कब से उसे ढूंढ कर रहे हैं,
यही सोच रहे थे कि जैसे ही वह आए हम उसके साथ बारात लेकर चलें। तभी उसका छोटा भाई बोला, भाई तो पहले से ही शादी के लिए तैयार नहीं थे, मम्मी पापा ने जबरदस्ती उसे शादी के लिए तैयार किया था, इसलिए शायद वह भाग गए हैं और मुझे नहीं लगता कि वह वापस भी आएंगे। इतना सुनते ही मेरे भाई हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा और कहने लगा, अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं था। सौरभ की माँ अपने बेटे की तरफ घूर कर देखने लगी और बोली, तुम चुप नहीं रह सकते थे क्या? बिना मतलब बीच में क्यों बोल पड़ते हो? आखिर हम सब संभाल ही रहे थे ना। उनकी बातों को सुनकर मेरा भाई समझ गया था कि अब मेरी बारात कभी नहीं आएगी। उसने यह बात आकर मेरे माता पिता को भी बता दी तो वह लोग वहीं पर दिल पकड़कर बैठ गए और रोना धोना शुरू कर दिया। इन बातों को सुनकर सभी में बातें बननी शुरू हो गई। फिर तो सभी ने मेरे ऊपर अजीब अजीब सी बातों की बौछार करनी शुरू कर दी। किसी ने लड़के वालों को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया तो कुछ लोग मुझे बुरा भला कहने लगे। कोई मुझे मनहूस बताने लगा और कोई मेरी किस्मत पर रोने लगा और कुछ तो यह कहकर रोने लगे, हाय रे बच्ची, तेरी कैसी किस्मत है, तेरी डोली उठने से पहले ही तेरा पति तुझे छोड़कर भाग गया है, कैसी किस्मत लिखवा कर लाई है। इस वजह से मेरे पापा जी के दिल में बहुत तेज दर्द उठने लगा। शायद वह इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यह देखकर मैं दौड़ी दौड़ी अपने कमरे से बाहर आई और आकर अपने पापा जी को संभालने लगी और अपने पापा की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझसे बड़ी मेरी दो बहनें और थी जिनकी शादी हो चुकी थी और वह अपने अपने पति के साथ मेरी शादी में आई हुई थी, लेकिन उनके पति मेरे पापा को संभालने की बजाय मुझे ही बुरा भला बोले जा रहे थे और कह रहे थे कि किस लड़की की बारात वापस चली जाए, ऐसी लड़की की समाज में कोई इज्जत नहीं होती है। और मेरी बहनों को भी ताने देने लग गए थे और ऐसी ऐसी बातें सुना रहे थे कि जैसे यह सब मेरा ही किया धरा हो। आखिर इन सब में मेरी क्या गलती थी? सारा दोष मेरे ही ऊपर डाला जा रहा था। मुझे यह देख देख कर अफसोस हो रहा था कि यह सब जो लोग मेरे अपने हैं अभी तक तो मुझे गले लगा लगा कर नाच रहे थे और अभी एकदम से मैं मनहूस भी हो गई। जब सभी लोग मुझे बुरा भला कह रहे थे तो उस समय एक नौजवान लड़का जो मेहमानों के साथ में ही बैठा हुआ था उठकर आया और आकर मेरे पापा जी को कहने लगा, मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था और मेरे पापा उस लड़के की तरफ देखने लगे। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उसका रंग एकदम से काला था, उसका कद भी छोटा था और शरीर में भी अच्छा खासा था, यहाँ तक कि देखने में भी भद्दा लगता था। बल्कि यह कहें कि वह कुछ खास नहीं था, बस एक आम सा नौजवान था। लेकिन मेरे पापा जी को वह इंसान उस समय किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। मेरे पापा ने कुछ भी जानना जरूरी नहीं समझा कि यह कौन है, कहाँ से आया है। उससे कुछ भी नहीं पूछा कि कितना कमाता है, क्या करता है, कुछ भी जानना नहीं चाहा। बस तुरंत ही कहने लगे, अच्छा क्या तुम मेरी बेटी से शादी करने को तैयार हो? तो ठीक है, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना मजबूर हो गया था और मेरी कैसी हालत हो गई थी। लेकिन इस मुश्किल वक्त में अगर तुम मेरी बेटी का हाथ थाम रहे हो तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। मैं तो कुछ भी बोल ही नहीं सकती थी और ना ही यह कह सकती थी कि मैं अपनी आंखों में सौरभ के लिए सपने सजा कर रखे हैं, जो कि दिखने में बहुत सुंदर था और बहुत स्मार्ट भी लगता था। मैं भला कैसे उस आदमी के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं अभी अभी देखा था। लेकिन मेरे पापा तो मेरी शादी उस समय किसी के भी साथ करने को तैयार थे। उन्हें तो शायद उस समय कोई भी लड़का मेरे लिए सही लग रहा था। मेरी इच्छा का तो किसी को ख्याल ही नहीं था।
उन्हें तो उसमें बस इस मसले का एक ही हल नजर आ रहा था कि कोई भी आए और मुझसे शादी कर ले और मेरे घर वाले उसके साथ मेरी विदाई कर दें ताकि उनकी इज्जत बनी रहे। फिर चाहे उसके बाद मेरे साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उन्हें तो समाज में अपनी इज्जत प्यारी थी। मेरी जिंदगी बसे या बर्बाद होए उन्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं चुपचाप कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ फेरे ले लिए। और जब उसके साथ विदा होकर बाहर आई तो सामने एक टैक्सी खड़ी हुई थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग घूमने लगा था। वह टैक्सी की खिड़की खोलकर फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। यह देखकर तो मेरा दिल चकनाचूर ही हो गया था, क्योंकि वह एक टैक्सी ड्राइवर था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को लेकर मुट्ठी में चकनाचूर कर दिया हो। शादी में आए हुए मेहमानों को लेकर वह टैक्सी ड्राइवर आया था, इसलिए उन्होंने इस टैक्सी ड्राइवर को हॉल में ही बैठा दिया था ताकि शादी का खाना खाकर जा सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इसी टैक्सी ड्राइवर के साथ विदा भी कर दिया जाएगा। जब मैं विदा होकर उस टैक्सी ड्राइवर के घर जाना पड़ेगा, एक गली में वह टैक्सी ड्राइवर मुड़ गया और एक छोटे से घर के सामने उसने जाकर टैक्सी को रोक दिया। फ्रंट सीट से उतरकर अपने घर का ताला खोलने लगा और फिर आकर मेरी साइड वाली खिड़की भी खोल दी। मैं तो एक पुतले की तरह बैठी हुई थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत आगे कैसी होगी, लेकिन अभी तक जैसी थी उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है, जीने की भी कोई इच्छा नहीं बची थी। फिर जब मैं उसे घर के अंदर गई तो देखा कि वह घर तो बस सर छिपाने के लिए एक छोटी सी जगह थी, जो सिर्फ एक छत का बना हुआ छोटा सा आंगन था। उसी में एक छोटा सा किचन बना हुआ था और उसमें बस एक ही कमरा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा भी इंसान आएगा जिसे मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ और वह मेरी ज़िंदगी का मालिक बन जाएगा। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो उसके हाथ में मेरा हाथ बिल्कुल बेमेल लग रहा था और फिर मेरी आंखों से आंसुओं की बरसात होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरे अंदर और सहनशीलता नहीं बची थी। आखिर धैर्य रखती भी तो कितना रखती। मैं रोने लगी। वह फिर मुझे अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक साफ सुथरी सी चादर एक पुराने से पलंग पर बिछी हुई थी। इस कमरे में एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी लगा हुआ था। एक छोटी सी अलमारी भी रखी हुई थी। इससे ज़्यादा एक छोटे से कमरे में और आ भी क्या सकता था। जब मैं उस कमरे को एक नज़र देखा तो मेरी आंखों में आंसू और भी ज़्यादा आने शुरू हो गए और अपनी किस्मत पर रोने लगी। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। मैं भी कितनी अभागी हूँ, कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ, कैसा भाग्य है मेरा। अभी कुछ समय पहले मैं खुद को कितना भाग्यशाली समझ रही थी। मेरी बहनें भी मुझ पर बहुत नाज कर रही थी और बोल रही थी कि मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। मैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे घर में जा रही थी। इसका पति भी हम दोनों के पतियों से कितना अच्छा है और मैं भी अपने आप पर घमंड कर रही थी, इतरा रही थी। लेकिन मेरा पति ऐसा होगा मैं तो सोचा भी नहीं था। फिर उसने मुझे बेड पर बैठने को कहा और बोला, आपके लिए पानी ले आऊं क्या? तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरे लिए पानी लाने के लिए वह कमरे से बाहर चला गया और एक प्लास्टिक के गिलास में मेरे लिए पानी लेकर आया। मैंने कभी भी प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पिया था। मैं अपनी बहनों में सबसे सुंदर थी, इसलिए मेरे में नखरा भी कुछ ज़्यादा ही था। मैंने अपने घर में कभी काम भी नहीं किया था, न ही कभी बर्तनों को साफ किया था, क्योंकि मैं कहती थी कि बर्तन धोने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे और काले पड़ जाएंगे। कभी खाना भी नहीं बनाया था कि खाना बनाते हुए कहीं मेरा रंग काला ना पड़ जाए, काफ़ी गर्मी में मेरे चेहरे पर दाने ना निकल जाएं। अगर मुझे कभी कोई स्टील या प्लास्टिक के गिलास में कुछ देता था तो मैं उसे ज़मीन पर फेंक देती थी और बोलती थी कि मेरे लिए हमेशा
कांच के गिलास में ही चीज़ लाया करो। लेकिन आज तो मैंने उसके हाथ से वह प्लास्टिक का गिलास पकड़ लिया था और बस थोड़ा सा पानी पीकर नीचे रख दिया। उसने वह गिलास एक तरफ रख मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। मैंने अपने मन में सोचा, ठीक ही तो बोल रहा है, शादी होकर तो मेरे साथ और भी बुरा हो गया है। मेरे बाप ने किसके साथ मेरी शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अगर वह लड़का भाग गया था तो क्या मैं सारी उम्र कुंवारी ही बैठी रहती? क्या पता कोई और उससे भी अच्छा लड़का मिल जाता। मेरा बाप शादी करने से पहले कम से कम एक बार तो देखता कि किसके साथ शादी कर रहा है, अपनी इतनी सुंदर और प्यारी बेटी की। लेकिन मेरे बाप ने तो मेरा हाथ एक टैक्सी ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। यह सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो वह बोला, अरे अब आप रोना बंद कर दीजिए, आप बहुत देर से रोए जा रही हैं। मैं मन ही मन कहने लगी, हाँ तुम्हें तो दुख होगा ही, क्योंकि तुम्हारी आज की रात बर्बाद जो हो जाएगी। तुम तो यही चाहोगे कि मैं जल्दी से चुप हो जाऊं ताकि तुम मेरे साथ अपनी रात को हसीन बना सको। लेकिन याद रखना, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं तो चाहती थी कि कुछ समय इसके साथ ऐसे ही गुजारूं और फिर इसे डाइवोर्स देकर वापस अपने घर चली जाऊं, क्योंकि मैं इस बदसूरत इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बसा सकती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगी। उस आदमी का नाम दीपक था। शादी के समय तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय किसी ने भी उसका नाम नहीं पूछा था। बस पंडित जी के हाथों में 500 का नोट रखकर मेरी शादी करवा दी गई थी और मुझे बलि का बकरा बना दिया गया था। फिर उस लड़के दीपक ने मेरे हाथ में कुछ पैसे रखकर बोला, यह लो, यह तुम्हारी मुंह दिखाई है। लगभग वह 3000 रुपये थे। फिर मुझे याद आया कि सौरभ मुझे मुंह दिखाई में एक डायमंड का नेकलेस देने वाला था, ऐसा उसकी माँ ने बताया था। यह सोच सोचकर मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और उन पैसों पर गिर रहे थे। फिर मैंने उन पैसों को एक तरफ रख दिया और फिर दीपक को बोली, सुनिए जी, मेरा अभी किसी भी रिश्ते के लिए कोई इरादा नहीं है। अगर आप कुछ और सोच रहे हैं तो भूल जाइए, आप मुझसे बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, लेकिन जो आपका अधिकार है वह तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। यह कहकर उसने अपना तकिया और चादर उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। उस समय ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही थी, क्योंकि जनवरी का महीना था और सर्दी ज़्यादा हो रही थी। कोहरा भी आ रहा था। मैं अंदर पलंग पर लेट गई थी, लेकिन मेरे लिए इस शादी के जोड़े में सोना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने जब इधर उधर देखा तो मेरी नज़र उस अलमारी पर पड़ी। मैंने उस अलमारी को खोला और अपने गहने उतार कर उसमें रख दिए। उसमें सभी कपड़े मर्दाने टंगे हुए थे, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मैं उसी का एक जोड़ा निकाल कर पहन लिया और बिस्तर पर लेट गई और रोते रोते सो गई। सुबह सुबह मुझे आरती की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं गहरी नींद में थी। ऐसा लग रहा था जैसे मंदिर आसपास ही हो। फिर ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आया हो। फिर मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह आदमी इस कमरे में बने हुए बाथरूम में नहा रहा था। फिर वह मेरी तरफ देखकर कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि शायद वह सुबह सुबह तैयार होकर नहा धोकर मंदिर जाता था सुबह की आरती के लिए। अब तो मेरी भी आँख खुल चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे भी पूजा कर लेनी चाहिए। फिर मैं नहा धोकर इधर उधर देखा तो एक भगवान जी की मूर्ति जो बहुत छोटी सी थी रखी हुई थी। उसके आगे धूप बत्ती जल रही थी, शायद दीपक ने ही जलाई थी। फिर मैं भी वहाँ बैठकर पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी तो फिर से मेरी आंखों में आंसू आ गए और सिसकियाँ लेकर रोने लगी और भगवान को कहने लगी, आखिर में ऐसे कौन से पाप कर दिए थे जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी है। आपने मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ कर दी जो मुझे बिल्कुल भी भाता नहीं है। भगवान आखिर बताइए तो इसमें कौन सी खूबी है। मैंने तो हमेशा से अपनी आँखों में
एक सुंदर नौजवान के सपने सजाए थे जो कि बुरी तरह चकनाचूर हो गए हैं। फिर दीपक कमरे में आकर कहने लगा, मैंने खाने पीने की सभी चीज़ फ्रिज में रख दी हैं, आपको जो भी खाना हो बना कर खा लेना। मैं चुपचाप बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली और फिर उसके छोटे से घर को देखने लगी। मेरे माता पिता ने तो एक बार भी पलट कर नहीं पूछा कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। मुझे तो अपनी बीती जिंदगी पर रोना आ रहा था। जब भी मैं अपनी पिछली जिंदगी को याद करती थी तो आंखों में आंसू आ जाते थे। बार बार भगवान से एक ही सवाल पूछती थी कि आखिर मेरी क्या गलती थी जो मेरे शादी ऐसे आदमी के साथ हो गई है। लेकिन मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। इसी तरह शाम हो गई थी। शाम को जब दीपक आया तो उस समय मैंने बस सब्जी ही बनाई थी, लेकिन उसने चुपचाप बस सब्जी ही खा ली और कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने मेरी तरफ एक थैली पकड़ाई और कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम देख लेना। मुझे कुछ ज़्यादा तो समझ नहीं थी, जितनी समझ थी उतना ले आया। यह कपड़े पहन लीजिएगा और एक बात याद रखना, जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो घूंघट जरूर कर लेना। मुझे उसकी यह बात बहुत ही अजीब लगी। फिर मैंने कहा, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसी आदत नहीं तो डाल लीजिएगा, धीरे धीरे यह आदत भी हो जाएगी। तो मैं बोली, मुझे ऐसी कोई आदत डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं ऐसी कोई आदत डालूंगी। फिर तो मैं गुस्से में बर्तन भी साफ नहीं किए और अंदर आ गई। उसने वह पैकेट कपड़ों का अंदर लाकर रख दिया और बोला, इसमें एक लाल कलर का जोड़ा है, उसे पहन लेना। फिर तो मुझे और भी गुस्सा आ गया। मैंने जैसे ही वह थैली खोली तो उसमें एक लाल कलर का सूट था, बिंदी थी, लिपस्टिक थी और मेकअप का और भी सामान था, चूड़ियाँ भी थी। यह सब देखकर मैं उसकी तरफ देखने लगी तो वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। फिर मैंने कहा, सुनिए, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं आपके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहती हूँ। तो वह बोला, अब तो बहुत समय बीत चुका है, तो क्या हुआ? जब मैं आपको पसंद ही नहीं करती, ना ही आपसे प्यार करती हूँ, और जो भी कुछ हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। तो वह बोला, मुझे पता है सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन हो तो गया है ना। अब तो आपको मेरे जज्बात का ही ख्याल रखना चाहिए। और रही बात प्यार की, तो वह तो शादी के बाद हो ही जाता है। और इन कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाइए, मैं बाहर आपका इंतज़ार करता हूँ। मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वह कमरे में आया तो मुझे पुराने कपड़ों में देखकर कहने लगा, आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मैं फिर से कहा, आपको एक बार सुनाई नहीं देता क्या? मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। आप चाहे तो मुझे डाइवोर्स दे सकते हैं। मेरे इतना कहते ही उसे गुस्सा आ गया और बोला, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम्हें डाइवोर्स दे दूँ। मैं सबके सामने तुमसे शादी की है। फिर मैंने कहा, मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि वह सिर्फ एक मजबूरी थी, इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे विनती है, इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा उम्मीद मत पालिएगा, क्योंकि मेरा और आपका कोई मेल ही नहीं है। मैं एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और नौकरी करके अपना जीवन बिता सकती हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपको समय देता हूँ, आप बताइए आपको कितना समय चाहिए? फिर मैंने कहा, मुझे तो डाइवोर्स चाहिए। अगर आप मुझे डाइवोर्स देंगे तो यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मेरी यह बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन की बात है, मैं आंगन में बैठी हुई चाय पी रही थी तो घर के सामने वाली छत पर एक लड़का बैठा हुआ मेरी तरफ देख रहा था और मुझे इशारे कर रहा था। जब सामने से किसी की आवाज़ मुझे सुनाई दी तो मैंने ऊपर की तरफ देखा। वह इशारे से मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, जबकि यह एक बेहुदा हरकत थी, लेकिन वह बहुत हैंडसम था। फिर इशारों ही इशारों में उसने मुझे मेरा फ़ोन नंबर भी मांगा। फिर मैंने उंगलियों की मदद से उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। तभी घर का दरवाज़ा खुला और दीपक घर के अंदर आया।
वह लड़का भी अपनी छत से नीचे उतर गया था। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा दूसरी छत की तरफ और कहने लगा, यहाँ मत बैठा करो, सामने बहुत ही बदतमीज लड़के रहते हैं, उन्हें कोई काम धंधा तो है नहीं, बस लड़कियों को छेड़ते और देखते रहते हैं और लड़कियों को परेशान करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या लेना देना है इन बातों से, मेरा तो कम से कम टाइम पास हो जाएगा। वह लड़के कम से कम शकल सूरत में दीपक से तो अच्छे ही हैं। फिर तो मैं रोज ही दीपक के बाहर जाने पर उस लड़के से इशारों ही इशारों में बातें करनी शुरू कर दी। एक रात उसका फोन आया और कहने लगा, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तो पागल हो गया हूँ। जब से मुझे पता चला है कि तुम इस बदसूरत इंसान की पत्नी हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है। ऐसे इंसान को इतनी सुंदर पत्नी कैसे मिल गई? तुम्हारे साथ तो किस्मत ने धोखा कर दिया है। मैंने कहा, हाँ धोखा तो कर दिया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? तो उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, मैं तुमसे सिर्फ फ़ोन तक ही सीमित रहूँगी, इससे ज़्यादा सोचना भी मत, क्योंकि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ। अब तो मैं उससे रोज़ बातें करने लगी थी। वह मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था और कहता था कि मैं आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी है, और अपनी तारीफ़ सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। मेरा पति तो वैसे भी मेरे साथ मेरे कमरे में नहीं सोता था, बाहर ही सोता था। मैं बस उसके लिए खाना बनाती थी, उसके कपड़े प्रेस करती और बातें भी बहुत कम करती थी। इससे ज़्यादा मेरा और कोई काम नहीं था। मैं तो उसके पास तक भी नहीं जाती थी। वह लड़का मुझसे हमेशा रात को ही बातें करता था। उसका नाम प्रेम था, नाम भी काफ़ी अच्छा था। फिर एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, रोज़ तो देखते हो। फिर वह बोला, नहीं, क्यों ना किसी होटल में मिलते हैं। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे तो होटल वगैरह में जाने से डर लगता है। तो उसने कहा, डरने वाली क्या बात है, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिर मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस बातें करती हूँ। तो वह कहने लगा, आखिर मुझ में क्या कमी है। मैंने कहा, कमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम कमाते तो कुछ भी नहीं हो। मेरी बातों को सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हें तो सुंदर लोग अच्छे लगते हैं। फिर मैंने कहा, लेकिन सुंदरता से पेट नहीं भरता है। अगर तुम कुछ कमाने लग जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकती हूँ। तो वह मुझे कहने लगा, अच्छा जी, एक टीचर से ड्राइवर की पत्नी होकर तुम्हारे तो नखरे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, तभी तो मैंने उसे आज तक अपने पास तक नहीं आने दिया है, लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं? मेरी यह बात सुनकर वह कहने लगा। मैंने कहा, कह तो रही हूँ। तो फिर वह बोला, क्या तुम मुझे सबूत दे सकती हो? फिर वह मुझे कहने लगा, देख लेना, तुम एक दिन कटी पतंग की तरह मेरे पास आ जाओगी। तो फिर मैंने उसे कहा, यह तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर उसने कहा, तुम देख लेना, मर्द की बातों में बड़ी ही ताकत होती है, और एक औरत कब मोमबत्ती की तरह पिघलने लगती है उसे भी पता नहीं चलता। फिर मैंने कहा, लेकिन मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वह फिर से हंसने लगा और बोला, अगर ऐसी नहीं होती तो अपने पति को कभी अपने पास आने से मना नहीं करती, और वह जैसा भी है उसे इस रूप में स्वीकार कर लेती, उसे अपनी किस्मत समझकर अपना लेती और भगवान का इशारा समझकर स्वीकार कर लेती कि भगवान ने उसे ही तुम्हारे लिए बनाया है। आखिर कब तक तुम अपने आप को इन इच्छाओं से दूर रख सकती हो? तुम देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगा दूंगा कि तुम दौड़ी दौड़ी मेरे पास चली आओगी और मेरे पास आकर बोलोगी, प्रेम मुझे अपना लो। लेकिन मुझे उसकी बातें बड़ी बुरी लग रही थी और उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया था। अगले दिन दीपक मुझे कहने लगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चलेंगे। काफ़ी दिन से मैं बाहर भी नहीं निकली थी, इसलिए मैं तैयार हो गई, क्योंकि बाहर जाकर खाना खाने में कोई हर्ज नहीं था। जहाँ पर हम खाना खाने गए थे वहाँ पर
सभी लोग हमारी ही तरफ देख रहे थे, जबकि वह एक टैक्सी ड्राइवर था। फिर भी मुझे एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में लेकर आया था। एक कोने वाली टेबल उसने बुक की थी ताकि मैं आराम से बैठकर खाना खा सकूं। वहीं पर उसने मुझे एक पतली सी सोने की अंगूठी दी थी और मुझे कहने लगा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, इसे मेरा प्यार समझ कर रख लेना। मुझे पता है यह ज़्यादा कीमती तो नहीं है, लेकिन मैंने इसे तुम्हारे लिए बहुत प्यार से खरीदा है। मैंने उसका मन रखने के लिए उस अंगूठी को पहन लिया तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने उसे खाने के लिए थैंक यू बोला। उसने पूछा, इस मेन्यू में देखकर बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो। मैंने कहा, तुम अपने हिसाब से मंगवा लो। मेरे जवाब में अभी भी गुस्सा ही था। तो वह बोला, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारी दावत करने के लिए लेकर आया हूँ, इसलिए तुम जो चाहे मंगवा सकती हो। तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मेरे पास इस समय काफ़ी पैसे हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें इस रेस्टोरेंट में लेकर आया हूँ। शायद उसने अब तक जितना भी कमाया था उसे आज उड़ा देना चाहता था। फिर मैं अपनी इच्छा अनुसार खाना ऑर्डर कर दिया और पेट भरकर आज खाना खाया था, क्योंकि सभी चीज़ें मेरी ही पसंद की थी। लेकिन जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही थी तो कोल्ड ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिर गई और अपने कपड़ों को साफ करने के लिए वॉशरूम में चली गई। और जब बाहर आई तो देखा कि एक लड़का वहाँ पर खड़ा हुआ था। वह मेरे ऊपर कमेंट करने लगा। मैंने उसे खरी खोटी बातें सुना दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे हाथ को पकड़कर मुझे वॉशरूम में ही ले जाएगा, जहाँ जाकर वह मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था तो सामने दीपक खड़ा था। मेरे साथ ऐसी हरकत देखकर उसकी आंखों में खून उतर गया था। वह मेरे पास आकर उस लड़के को पूरी तरह मारने पीटने लगा और उसे इतना मारा कि मार कर उसकी हालत खराब कर डाली। वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए थे। रेस्टोरेंट का मैनेजर भी वहाँ आ गया था। फिर उसने उस लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। शादी के बाद से आज पहली बार मैंने दीपक को इतने गुस्से में देखा था। मारपीट करते हुए दीपक के हाथ में भी चोट लग गई थी। मैं दीपक को कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतनी मारपीट करने की? तो वह कहने लगा, अगर स्टाफ मेरे बीच में ना आता तो आज तो मैं उसे जान से ही मार डालता। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? फिर मैंने कहा, अच्छा तो क्या आप इतना प्यार करते हो मुझसे? मुझे नहीं पता था कि मैं उससे क्या सुनना चाहती थी और क्यों सुनना चाहती थी। फिर वह मुझे कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरे घर की इज्जत हो और मेरी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे, यह मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और लानत है ऐसे मर्द पर जो अपनी इज्जत की रक्षा ना कर सके, और लानत है ऐसी औरत पर भी जो अपने पति के होते हुए दूसरे मर्द के सामने अपने आप को नौछावर कर दे। जो खूबसूरती उसके पति के लिए ना हो, वह फिर सभी के लिए उस गंध की तरह है जिस पर सभी मक्खियाँ आकर मुंह मारती हैं और हमेशा सड़े गले फलों पर ही मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। औरतों की खूबसूरती भी इसी की मिसाल है। लेकिन अगर वह पति के लिए सुरक्षित रहे तो फिर वही खूबसूरती उस हीरे की तरह हो जाती है जिसे कोई छू भी नहीं सकता है, वरना सड़े गले फल की तरह मक्खियाँ ही भिनभिनाएंगी। उसके बाद दीपक मुझसे कहने लगा, तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? मैं तुम भी नहीं जानती हो। तुम मेरे लिए बहुत ही कीमती हो, इसलिए मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डाले। इसलिए तो तुम्हें बोला था कि घूंघट डाला करो। अगर तुम घूंघट करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी, इससे तुम खुद भी सुरक्षित रहोगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। आज फिर से प्रेम की कॉल आई थी, लेकिन मैंने बात नहीं की क्योंकि मेरे कानों में दीपक की बातें गूंज रही थी। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने प्रेम को साफ साफ बोल दिया कि आगे से मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसे बहुत बुरा भला कहा। और मैंने उसे यह चेतावनी भी दे दी कि आज के बाद मुझे अगर तुमने फ़ोन किया तो मैं अपने पति को बता दूंगी, वह तुम्हारी टांगें तोड़ कर रख देगा। मेरी बातें सुनकर वह डर गया था। फिर उसने दोबारा मुझे फ़ोन नहीं किया।
आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने उसकी लाई हुई सभी चीज़ें पहनी थी, उसकी पसंद का खाना भी बनाया था, क्योंकि मैं इतनी भी बुरी लड़की नहीं थी कि खुद को इतना नीचे गिरा दूं। इसलिए सोचा कि अब तो मैं उसकी हो जाऊंगी, जिसमें मुझे भरी बिरादरी में इतनी इज्जत दी है, मेरा इतना मान रखा है। दीपक मेरे लिए अब तो हर एक पति से सुंदर लग रहा था। शायद इंसान की नज़र ही सामने वाले इंसान को सुंदर और बदसूरत देखने के लिए मजबूर कर देती है, जबकि भगवान का बनाया हुआ हर इंसान ही बहुत सुंदर होता है और भगवान ही सबकी जोड़ी बनाता है। और आज जिन नज़रों से मैं दीपक को देख रही थी, मुझे उसमें कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही थी। उसका काला रंग भी आज मेरी आंखों को अच्छा लग रहा था। आज तो दीपक के लिए मेरे दिल में प्यार उमड़ने लगा था। आज दीपक मेरे लिए फूलों के गजरे लेकर आया था, जो मैंने मुस्कुराकर पहन लिए थे। इस पर वह मुझे हैरानी से देखने लगा। मैंने कहा, मैं बहुत कीमती हूँ ना, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अनमोल बना दीजिए। मेरा इतना कहने पर उसने मेरा हाथ थाम लिया। दीपक के प्यार ने मुझे बदल कर रख दिया था। अब तो मेरी सोच बिल्कुल ही बदल गई थी। मैं समझ चुकी थी कि जिस खूबसूरती के पीछे मैं भागती थी, वह तो सिर्फ दिल की थोड़ी देर ही लुभा सकती थी, लेकिन जिस इंसान का दिल अच्छा हो, वह सारी जिंदगी आपको खूबसूरत बना देता है। वह मेरा प्यार और सम्मान भी बहुत ज़्यादा करता था। अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी थी और अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी कि मुझे दीपक जैसा पति मिला है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने से पहले मेरी खुशी के बारे में सोचता है। और आज तो मैं अपने आप में इतरा रही थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति जो मिल गया है। अब तो मेरी ज़िंदगी खूबसूरत सी डगर पर चलने लगी थी। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर हमारा जीवन साथी अच्छा है, तो फिर थोड़े पैसों में भी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। और अगर वह ज़्यादा सुंदर ना होकर थोड़ा कम सुंदर भी हुआ, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सुंदरता तो दिल से होती है, ना कि चेहरे से। इसलिए हमेशा उसे ही चुनो जिसका दिल सुंदर हो, ना कि चेहरा, क्योंकि सुंदरता 2 दिन में ढल जाती है और दिल की सुंदरता हमेशा साथ निभाती है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।